नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे एक ऐसा विषय जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। अल्काट्राज, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से भागने की सच्ची कहानी। दुनिया में एक जेल ऐसी भी थी जिसे लोग कहते थे द रॉक। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच बसा एक पत्थरों का टुकड़ा, जहां से भागना इंसानों के लिए नामुमकिन समझा जाता था। अल्कट्राज एक ऐसा कारवाहस जहां भेड़ों की तरह कैदियों को नहीं रखा जाता था, उन्हें तोड़ा जाता था। लेकिन इसी अटूट जेल ने 1962 में एक ऐसा भागने का खेल देखा जिसकी गूंज आज भी एफबीआई के फाइलों में दबी पड़ी है। अल्कट्राज की शुरुआत एक लाइट हाउस स्टेशन के रूप में हुई थी, लेकिन 1850 के बाद यह एक सैन्य जेल बन गया और बाद में 1934 में एक फेडरल मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन। यहाँ सिर्फ वही कैदी भेजे जाते थे जो बाकी जेलों में सुधर नहीं पाए। सबसे खतरनाक, सबसे हिंसक और ऐसे अपराधी जिन्हें संभालना सरकार के लिए भी चुनौती था। चारों तरफ ठंडी, तेज धार वाली खाड़ी, पानी इतना ठंडा कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न हो जाए। साथ में टाइड्स, व्हर्लपूल्स और शार्क्स से डर। इसी वजह से अल्कट्राज को इनस्केपेबल प्रिजन कहा जाता था। 24/7 आर्म गार्ड टावर्स, सबसे खड़े सेल दरवाजे, मोटी स्टील की रॉड्स, अंदर साइलेंस रूम, कैदी आपस में बात नहीं कर सकते। हर चाल, हर सांस पर नजर रखने वाली सिक्योरिटी। अल्कट्राज की सजा जेल की नहीं, अकेलेपन की थी। यहाँ भागने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, मौत से लड़ने की ताकत भी चाहिए थी। यहाँ के सेल इतने छोटे थे कि एक इंसान के खड़े होने भर की जगह। टॉयलेट वही, सोना वही, खाना वही। सुबह 5 बजे लाउड बेल, कैदी लाइन में लगते, खाना लेते, काम पर जाते, लॉन्ड्री, किचन, क्लीनिंग। हर हफ्ते एक बार शावर मिलता था, लेकिन हॉट वाटर शावर। सरकार का मकसद था कि कैदी ठंडे पानी के आदी न हो, ताकि बे के ठंडे पानी में कूदकर भागने का विचार भी उनके दिमाग में न आए। द होल, वह कुख्यात पनिशमेंट सेल जहां अंधेरा, ठंड और अकेलापन मिलकर इंसान की मानसिकता को तोड़ देते थे। कुछ कैदियों को जमीन पर फेंका जाता था, उन्हें कई दिनों तक अंधेरे में रखा जाता था। बाहर सिर्फ पहरेदारों की चाबियों की खनखन सुनाई देती थी। अल्कट्राज में सजा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की थी। 1960 जेल में 3 नए कैदी आते हैं। फ्रैंक मॉरिस दुनिया के सबसे बुद्धिमान एस्केप आर्टिस्ट में से एक। आईक्यू 133, ओफेन चाइल्डहुड कई बार जेल से भाग चुका। जॉन एंड क्लैरेंस एंगलिन, बैंक रॉबर एंड एक्सपर्ट स्विमर, बचपन से आईसी लेक में तैरने की ट्रेनिंग। ये तीनों एक ही जगह पहुंचे, अल्काट्राज का बी ब्लॉक। फ्रैंक चुप, रहस्यमयी, हमेशा सोचने वाला आदमी था। एंग्ली ब्रदर बेहद शांत लेकिन माहिर प्लानर थे। और कुछ ही महीनों में अल्काट्राज का सबसे बड़ा भागने का प्लान शुरू हो चुका था। एक ऐसा प्लान जिसे तैयार होने में 6 महीने लगे। फ्रैंक मॉरिस हर रात अपनी कोठरी की दीवार को गौर से देखता था। अल्काट्राज की दीवारें मजबूत थी, लेकिन उन दीवारों के पीछे एक वेंटिलेशन सिस्टम था जिसका नक्शा उसने लाइब्रेरी में मिली पुराने जेल की ब्लूप्रिंट से पढ़ लिया था। ब्लूप्रिंट देखकर फ्रैंक ने समझ लिया, भागने का एक ही रास्ता है, दीवार की ग्रिल के पीछे छुपा एक नैरो वेंटिलेशन शाफ्ट जो ऊपर यूटिलिटी कॉरिडोर तक जाता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने सुरंगों की लंबाई, गार्ड की पेट्रोलिंग टाइम, किचन, एग्जॉस्ट की आवाज, हर चीज को एक साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व किया। और धीरे धीरे फ्रैंक ने अल्काट्राज का वो बिल्डिंग मैप अपने दिमाग में बना लिया जिसे जेल के कर्मचारी ने भी कभी ध्यान से नहीं देखा था। हर सेल के पीछे एक छोटा सा वेंट होता था जिसे आयरन ग्राइंडिंग से बंद किया जाता था। यह वेंट 6 इंच टाइम 9 इंच इंसान के निकलने के लिए लगभग नामुमकिन। लेकिन फ्रैंक ने देखा, सालों की नमी और खारे हवा ने दीवार के कंक्रीट को कमजोर कर दिया था। उसने यह बात एंगल ब्रदर को बताई। तीनों ने तय किया, वे हर रात अपने अपने वेंट हॉल को काटेंगे।
रात में जब पूरे सेल ब्लॉक में प्रिजनर म्यूजिक हवर होता था, अकॉर्डियन और हारमोनिका की आवाज़ें के बीच, तीनों दीवार को धीरे धीरे कैप करते। 6 महीने तक हर रात थोड़ा थोड़ा कंक्रीट हटता गया और टनल बड़ा होता गया। एक गलत आवाज और पूरी सिक्योरिटी उनके सिर पर होती। लेकिन तीनों एक सर्जन की प्रिसिशन के साथ काम करते रहे। अल्काट्रास में टूल्स यह नामुमकिन था, लेकिन फ्रैंक्स मॉरिस नामुमकिन को रिसोर्स बना देता था। कैफेटेरिया से चोरी किए गए मेटल स्पून्स, इलेक्ट्रिक मोटर वैक्यूम क्लीनर से निकाला गया मोटर, मेटल प्लेट से बनाया गया होममेड हैंड ड्रिल, वुडन प्लेन से क्लॉथ क्रैप, इनसे तीनों ने वो उपकरण बनाए जो किसी भी हथियार से खतरनाक थे, क्योंकि यह हथियार उनके दिमाग की उपज थे। रात में जब जेल की म्यूजिक बजता, वे लोग उसी शोर में ड्रिल चलाते। अकॉर्डियन की आवाज ड्रिल की वाइब्रेशन को छुपा देती। यह दुनिया के सबसे खतरनाक स्कैप टूल थे, जो चम्मच और वैक्यूम मोटर से बने। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। हर रात 2 बजे गार्ड सेल चेक करते। अगर रात में प्रिजनर गायब मिलता, तो स्कैप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। फिर आया डमी हेड प्लान। एंगल ब्रदर ने बार्बर शॉप के कटेड हेयर चुराए। फ्रैंक ने साबुन, प्लास्टर और पेपर ग्लू मिलाकर नकली चेहरे बनाए। इन फेसेस को कलर देने के लिए उन्होंने फ्रीजन वर्कशॉप के पेंट चुपचाप चुरा लिए। डमी हेड इतने असली लगे कि गार्ड की टॉर्च की रोशनी में भी वो बिल्कुल स्लीपिंग प्रिजनर जैसे लगते थे। रात में तीनों अपने बिस्तरों पर ब्लैंकेट को बॉडी शेप में मोड़ते और तकिए पर डमी हेड रखते। गार्ड जब रात 2 बजे लाइट मारता, उसे लगता कैदी नॉर्मल सो रहा है, और इसी पल तीनों जेल की दीवारों के अंदर मौजूद गुप्त टनल में घुस जाते। वेल से निकलकर रूप तक पहुंच जाना आसान नहीं था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था सैन फ्रांसिस्को बे को पार करना। पानी बर्फ जैसा ठंडा, करंट तेज और दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा। अगर वे सीधे पानी में कूदते, 2 मिनट में शरीर सून होकर डूब जाते। इसलिए फ्रैंक ने लाइब्रेरी में एक पुरानी मैगजीन पढ़ी, पॉपुलर मैकेनिक। इसमें इमरजेंसी राफ्ट बनाने का तरीका था। तीनों ने वही तरीका अपनाया। रेनकोट चुराए, उन्हें गर्म पाइप पर रखकर आपस में पिघलाया, रबर पैचेस से लीक बंद किए, वुडन पैडल बनाए, 13+ रेनकोट से एक इंफ्लेटेबल रैप बनाई। उन्होंने लाइफ जैकेट भी बनाई। अल्काट्राज के इतिहास में पहली बार किसी ने इतना एडवांस स्कैप गियर तैयार किया था, और वह भी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के अंदर। 14 जून 1962 की रात अल्काट्राज की दीवारें भी शांत थी, इतनी शांत कि जैसे तूफान आने से पहले हवा रुक जाती है। 9:30 PM, लाइट आउट। गार्ड हॉल में टॉर्च मारता है। डमी हेड शांत पड़े हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है। 10 PM, तीनों कैदी अपनी कोशिकाओं की दीवारों के पीछे घुस जाते हैं। कंक्रीट हटाकर बनाया गया छोटा बोट निकाला जाता है। एक इतनी संकरी सुरंग जहाँ छाया भी मुश्किल से घूम सके। 11 PM, वे पाइप टनल में क्राउड कर रहे हैं। ऊपर यूटिलिटी कॉरिडोर तक अंधेरा धूल भरा, जगह जहाँ गार्ड कभी नहीं आता। 12 AM, सबसे खतरनाक हिस्सा। एक रस्सी फैन वेन को तोड़ना होगा। आवाज हुई तो गार्ड टावर तक इको जाएंगी। लेकिन फ्रैंक मॉरिस ने टाइमिंग चुनी। जब बाहर फेरी बोट का लाउड हॉर्न बजता, फेरी की आवाज में उन्होंने वेन को तोड़ दिया। 12:30 AM, तीनों अब प्रिजन रूप पर है। ठंडी हवा कान चीरती हुई गुजर रही है। नीचे कोर्ट यार्ड से सर्च लाइट घूम रहे हैं। यह पहली बार था अल्काट्राज के इतिहास में कोई रूप तक पहुंच पाया था। रूप पर चलना किसी हॉरर फिल्म जैसा था। फिसलन, ऊंचाई और चारों तरफ मौत ही छुपी थी। अगर पैर फिसलता
तो सीधा 40 फीट नीचे कंक्रीट पर गिरना निश्चित था। गार्ड टावर से हर 15 सेकंड में लाइट घूमती। उन तीनों ने टाइमिंग डिकोड कर ली थी। लाइट जैसे ही दूसरी दिशा में घूमते, वे रूप के दूसरे छोर की तरफ दौड़ते। हवा इतनी तेज थी कि रेनकोट रात के टुकड़े उड़ने लगते। एंगल ब्रदर ने उन्हें कसकर पकड़ा हुआ था। रूप पार करते ही उन्हें नीचे स्ट्रॉन्ग ड्रेन पाइप तक उतरना था, लेकिन वह कोई सीढ़ी नहीं थी। उन्होंने पाइप को पकड़कर 20 फीट नीचे खुद को स्लाइड किया। यह वही गलती थी जो उन्हें मार सकती थी, लेकिन तीनों सफल रहे। अब वे पहुंचे नॉर्थ ईस्ट शोरलाइन पर। यह अल्काट्राज का सबसे खुला क्षेत्र था, जहां दो गार्ड टावर सीधा नजर रखते थे। नाइट फॉग बेहद घना हो गया था, जिसने शायद उनकी जान बचाई। लेकिन फॉग के साथ एक और खतरा था, वेंट रॉक स्लीपी सरफेस। गार्ड टावर में बैठे सिपाही को बस हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे लगा यह सील की आवाज है, क्योंकि रात में अक्सर ऐसा होता था। तीनों शॉडो की तरह नीचे उतरते। वे पानी के बिल्कुल किनारे थे, लेकिन अभी राफ्ट इंप्लेड करना बाकी था। एक छोटी सी रोशनी भी टावर गार्ड को सतर्क कर देती थी, इसलिए वे बिल्कुल अंधेरे में हाथों से रबर फैला रहे थे। उनके पास कोई इलेक्ट्रिक पंप नहीं था। उन्होंने एक फुट पंप रेनकोट से बनाया था, कमजोर, धीमा और इतना नॉइसी कि खतरा बढ़ जाए। तीनों ने बारी बारी से हवा भरी। ठंडी हवा में हाथ कांप रहे थे। रबर जाम हो रहा था और वेव्स टकरा रही थी। यह वो मोमेंट था जहां अगर रात फट जाती, स्केप इम्पॉसिबल हो जाता। 13+ रेनकोट से बनी राफ्ट धीरे धीरे शेप लेने लगी। एंगल ब्रदर पैडल पकड़े खड़े थे। फ्रैंक ने आखिरी बार चारों तरफ देखा। टावर लाइट दूर थी, फॉग गहरा था। यही उनका एकमात्र मौका था। लगभग 1:45 AM तीनों ने राफ्ट को वाटर लाइन तक धकेला। बे की लहरें रेजर ब्लेड की तरह शरीर पर लग रही थी। पानी की ठंड 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम। वे राफ्ट पर चढ़े और पैडलिंग शुरू की। गार्ड टावर से पेंट मोमेंट दिख सकते थे, लेकिन फॉग ने उन्हें ढक लिया। राफ्ट धीरे धीरे अल्काट्राज से दूर जा रही थी। कोल्ड करंट उन्हें इस डायरेक्शन में धकेल रहा था, एंजल आइलैंड की ओर। यह था वो पल जब आखिरी बार तीनों को जीवित देखा गया। इसके बाद न कोई बॉडी मिली, न राफ्ट, न कपड़े, न सबूत। लेकिन एफबीआई को शोर पर एक ट्रॉन पैडल और एक वाटरप्रूफ वॉलेट मिला, जिसमें कुछ तस्वीरें थी। तीनों का अंत आज तक एक रहस्य है। 15 जून 1962 सुबह 6:30 बजे गार्ड सेल चेक शुरू करता है। पहले फ्रैंक मॉरिस की कोठरी। उसके बिस्तर पर सिर दिख रहा है, वह सो रहा है। गार्ड टॉस से चेहरा चेक करता है और तभी डमी हेड नीचे गिर जाता है। गार्ड चीखता है, स्कैप स्कैप। सायरन बज उठते हैं। पूरे अल्काट्राज में हड़कंप मच जाता है। सेल खोले जाते हैं। तीनों कोशिकाओं की दीवारों में 6 गुना 9 इंच का गड्ढा। पीछे वेंटिलेशन टनल साफ दिख रहा है। वार्डन तुरंत एफबीआई को फोन करता है। आर्मी बोट, चॉपर, कोस्ट गार्ड, पूरा बे घेर लिया जाता है। यह अल्काट्राज के इतिहास का पहला और आखिरी सक्सेसफुल एस्केप था, कम से कम जेल प्रशासन के अनुसार। एफबीआई के लेजेंड एजेंट ड्वाइट मैकडोनाल्ड इस केस का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने तीनों के टनल, रैप मटेरियल, डमी हेड, टूल्स, हर चीज की फॉरेंसिक जांच करवाई। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, कोई बॉडी नहीं मिली। एफबीआई ने यह थ्योरी दी, तीनों बे की ठंडी लहरों में बहकर डूब गए। उनके बॉडी टाइड में बहकर कभी नहीं मिले। लेकिन यूएस मार्शल ने कहा, नो बॉडी मीन्स नो डेड। और आज भी यूएस मार्शल इस केस को एक्टिव मानते हैं। एफबीआई ने सर्च के दौरान 3 चीजें पाई।
एक होममेड पैडल, एक वाटरप्रूफ वॉलेट, एंगल ब्रदर का शोर पर तैरकर आया एक प्लास्टिक बैग जिसमें उनके टूल थे, लेकिन किसी चीज में मौत का ठोस सबूत नहीं मिला। केस और उलझ गया। 1979 में कोस्ट गार्ड ने करंट का सिमुलेशन किया। नतीजा चौंकाने वाला था। अगर तीनों 1:50 AM से 2:10 AM के बीच पानी में उतरते तो वे एंजल आइलैंड तक सेफली पहुंच सकते थे। कोल्ड वाटर एक बड़ा खतरा था, लेकिन एंजल ब्रदर एक्सपर्ट कोल्ड वाटर स्विमर थे। 2014 में नेदरलैंड की डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ने हाई टेक सिमुलेशन किया। उनकी रिपोर्ट कहती है एस्केप वाज फिजिकली पॉसिबल। अगर राफ्ट इंस्टेक रही तो टाइड ने उन्हें सीधे मरीन कंट्री की ओर धकेल सकती थी। तो क्या वे डूबे या दूसरी तरफ पहुंच गए? साइंस ने भी कोई फाइनल जवाब नहीं दिया। रहस्य अब और गहरा हो चुका था। 1960-1990 के बीच ब्राजील और अर्जेंटीना में 3 अमेरिकन पुरुष कई बार देखे गए। रियो डी जेनेरियो में 1975, सो पाउलो में 1993, अर्जेंटीना ब्राजील बॉर्डर पर 2010। एक रिटायर्ड यूएस मार्शल ने कहा, वी रिसीव्ड ओवर 200 साइटिंग इन द 15 ईयर। 2015 में एक फोटो सामने आई जिसमें 2 बूढ़े आदमी ब्राजील के खेत में बैठे दिखते हैं। फोटो फॉरेंसिक ने दावा किया, हाई प्रोबेबिलिटी दिस आर द एंगल ब्रदर। एंगल परिवार ने भी फोटो को पहचान लिया। उनकी बहन ने कहा, हाँ ये मेरे भाई हैं, वे जिंदा हैं। क्या तीनों साउथ अमेरिका पहुंचकर नई जिंदगी जी रहे थे, खेतों में मजदूरी करते हुए, आइडेंटिटी बदलकर? 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक गुमनाम पत्र मिला। हस्ताक्षर जिस नाम से था वह था फ्रैंक मॉरिस। पत्र में लिखा था, मैं फ्रैंक मॉरिस हूँ। मैंने अल्काट्राज से सफलतापूर्वक भागा था। मैं अब 83 साल का हूँ। मुझे कैंसर है। अगर आप मुझे इलाज देंगे तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। जॉन और क्लेरेंस एंजिल मर चुके हैं। 2008-2011 में एफबीआई ने हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट, एज सब टेस्ट किए। फाइनल रिपोर्ट पॉसिबली जेन्युइनली बट इंक्लूसिव, यानी एफबीआई भी यह कह नहीं पाई कि पत्र नकली है। अल्काट्राज को 1963 में बंद कर दिया गया। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती थी, लेकिन 3 कैदियों ने इसकी दीवारें, इसका सिस्टम, इसका डर सब तोड़ दिया। क्या वे डूब गए? क्या वे साउथ अमेरिका में साधारण किसानों की तरह जीते रहे? या फ्रैंक मॉरिस ने सच में 2013 में चिट्ठी लिखी? इसका कोई जवाब नहीं। पर एक बात तय है, अल्काट्राज कभी नहीं भूल पाएगा उस रात को जब द रॉक ने अपनी सबसे बड़ी हार देखी। दिस वॉज द नाइट अल्काट्राज फेल।